जरा याद करो कुर्बानी, आंखें आज नम है। 13 अप्रैल 1919 का वो भयानक दिन, वो काला दिन, वो निंदनीय दिन, आखिर क्या था इसके बारे में? आखिर क्या इसका इतिहास रहा जो बड़े बड़े पन्नों में अंकित हो गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्यों इसकी निंदा की गई? मुख्य आरोपी कौन था? कितने लोगों की इसमें जान गई? आखिर ये कांड क्यों किया गया? इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में आज चर्चा करेंगे। जरा याद करो कुर्बानी, 13 अप्रैल 1919 में हुई घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इस घटनाक्रम से पहले की जानकारी को भी व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। आखिर रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था जो विरोध, उसका क्या परिणाम रहा? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? आखिर डायर को क्यों सौंपी गई अमृतसर की जिम्मेदारी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी पूरा व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला नाग हत्याकांड कैसे हुआ? कुल मारे गए लोगों की संख्या। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ? डायर के फैसले पर क्यों उठे सवाल? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वापस की अपनी उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड कमेटी, हंटर कमीशन, और इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे, इस काला दिन, इस अत्याचारी, इस क्रूर दिन, इस निंदनीय दिन के बारे में चर्चा करेंगे। 13 अप्रैल 1919 की इस घटना को याद करते हुए आंखें नम है, उन वीर शहीदों को मेरा सत सत नमन है, और चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हमें हमारे भारत माता के प्रति एक उम्मीद, एक नई किरण और देश प्रेम की भावना भरेगी और हमें प्रेरित करेगी हमारे देश में कैसे कैसे महान विभूतियों का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, अपने परिवार को न देखते हुए, अपने देश को देखते हुए क्या कर दी, अपने आहुति दे दी। हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। जरा याद करो कुर्बानी, 13 अप्रैल 1919 का दिन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास से जुड़ी हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि साल 1919 में घटी थी। इस हत्याकांड की दुनिया भर में निंदा की गई थी। हमारे देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन को रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, लेकिन इस हत्याकांड के बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों के हौसले कम होने की जगह और भी मजबूत हो गए थे। क्यों चल रहा था हत्याकांड? हमारे देश में जो आंदोलन चल रहे थे उन्हें रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन इसका क्या हुआ? रिजल्ट उल्टा निकला। हमारे क्रांतिकारियों का क्या हुआ? हौसला कम होने की वजह क्या हो गया? और भी अधिक मजबूत हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1919 में जिसके कारण जलियांवाला बाग को मौजूद बेकसूर लोगों की जान ले ली गई थी? इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था और उसे क्या सजा मिली थी? इन सब सवालों के जवाब आपको हमारे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे मिलेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, घटना का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड। घटना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन, वो निंदनीय दिन, वो अत्याचारी दिन अमृतसर पंजाब में हुई थी। अपराधी कौन था? ब्रिटिश भारतीय सैनिक और जनरल डायर। जान किसकी गई? 370 बेकसूर लोगों की जान चली गई इस हत्याकांड में। 1000 से भी अधिक लोग इसमें क्या हो गए? घायल हो गए। चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग घटनाक्रम से पहले की जानकारी के बारे में आप बता देता हूं। आखिर रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था एक विरोध। क्या था रॉलेट एक्ट? आइए जान लेते हैं। साल 1919 में हमारे देश में कई तरह के कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए थे और इन कानूनों का विरोध हमारे देश के हर हिस्से में किया जा रहा था। 6 फरवरी साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रॉलेट नामक बिल को पेश किया था और इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मार्च के महीने में पास कर दिया, जिसके बाद यह बिल क्या बन गया? एक अधिनियम बन गया था। आखिर क्या है ये रॉलेट एक्ट? इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस अधिनियम के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक में के आधार पर
गिरफ्तार कर सकती थी और उस व्यक्ति को बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी रख सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को क्या कर दी, एक ताकत दे दी थी। इस अधिनियम की मदद से भारत की ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों पर काबू पाना चाहता था और हमारे देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। इस अधिनियम का महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने विरोध किया था। गांधी जी ने इसी अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में शुरू किया गया। अब चर्चा करते हैं सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत के बारे में। साल 1919 में शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन काफी सफलता के साथ पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहा था और इस आंदोलन के हर भारतीय के बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इस आंदोलन में न हर भारतीय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारत के अमृत शहर में भी 6 अप्रैल 1919 में इस आंदोलन के तहत एक हड़ताल की गई थी और रॉलेट एक्ट का एक विरोध किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इस अहिंसक आंदोलन ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया था। 9 अप्रैल को सरकार ने पंजाब के ताल्लुक रखने वाले 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इन नेताओं के नाम डॉक्टर सैफुद्दीन कच्छू और क्या था, डॉक्टर सतपाल था। इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें अमृतसर में धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां पर इन्हें नजरबंद कर दिया गया था। अमृतसर के ये दोनों नेता यहाँ की जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे और अपने नेता की गिरफ्तारी से परेशान होकर यहाँ के लोग 10 अप्रैल को इनकी रिहाई करवाने के लिए के मकसद से डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, मिल्स इवरिंग से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने क्या किया, इन लोगों को मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन्हें गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन, तार विभाग से कई सरकारी दफ्तरों में आग के हवाले कर दिया। तार विभाग में आग लगाने से सरकारी कागजात को काफी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि इसी माध्यम से उस वक्त अफसरों के बीच संचार हो पाता था। इस हिंसा के कारण 3 अंग्रेजों की हत्या भी हो गई थी। इस हत्याओं से सरकार काफी खपा थी। आखिर डायर को क्यों सौंपी गई थी अमृतसर की जिम्मेदारी, आखिर डायर को क्यों सौंपी गई अमृतसर की जिम्मेदारी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमृतसर के बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए भारतीय ब्रिटिश सरकार ने इस राज्य की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर मिल्स इवरिंग से लेकर ब्रिगेडियर जनरल REH डायर को सौंप दी थी और डायर ने 11 अप्रैल को अमृतसर के हालातों को सही करने का कार्य शुरू कर दिया था। पंजाब राज्य के हालातों को देखते हुए इस राज्य के कई शहरों में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दी थी। इस लॉ के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता पर और सार्वजनिक समारोह पर आयोजन करने पर पूरी तरह क्या था, प्रतिबंध था और प्रतिबंध लगा दिया गया था। आखिर क्या हुआ मार्शल लॉ के तहत, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जहां पर भी 3 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा पाया जा रहा था, उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा था। दरअसल इस लॉ के जरिए ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित होने वाली सभाओं पर रोक लगाना चाहती थी, ताकि क्रांतिकारी उनके खिलाफ कुछ न कर सके। 12 अप्रैल को सरकार ने अमृतसर के अन्य 2 नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था और इन नेताओं के नाम चौधरी बुगामल और क्या था, महासा रचनचंद था। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अमृतसर के लोगों के बीच और भी गुस्सा क्या हो गया, आक्रोशित हो गए, वो और भी बढ़ गए, क्योंकि 4 नेताएं गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक है, जिसके कारण इस शहर के हालात और बिगड़ने की संभावना थी। हालातों को संभालने के लिए इस शहर में ब्रिटिश पुलिस ने और सख्ती कर दी थी। आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी क्या रही, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सन 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 के दिन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। उसी समय डायर ने अपने ऑफिसर्स को फायरिंग का आदेश दे दिया और तब हुआ बहुत ही दिल दहला देने वाला हत्याकांड। कब की कहानी है, 13 अप्रैल 1919 की कहानी है। बहुतों की संख्या में क्या जलियांवाला नामक स्थान पे लोग क्या हुए थे, जमा हुए थे। उसी समय जनरल डायर ने अपने ऑफिसर्स को क्या दे दी, फायरिंग के आदेश दे दी और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। तब बहुत ही दिल दहलाने वाली क्या हुआ, कहानी सामने आई। आखिर जलियांवाला बाग नाग हत्याकांड कैसे हुआ। 13 अप्रैल को अमृतसर के खिलाफ जलियांवाला बाग में कई लोग
अधिक संख्या में इकट्ठे थे। इस दिन इस शहर में कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था, जिसके कारण काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के हरि मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर आए थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के करीब ही था, इसलिए कई लोग इस बाग में घूमने चले गए थे। ठीक है, अमृतसर मंदिर पास में था पंजाब में, और ये ग्राउंड भी इधर ही था, तो कई लोग इस ग्राउंड में क्या करने घूमने चले गए थे। इस तरह से 13 अप्रैल को करीब 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे, जिसमें से कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए एकत्र हुए थे। वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। देखो, पता नहीं था उन लोगों का इस काला दिन के बारे में, लोग घूमने आए थे, कुछ अपने नेताओं की गिरफ्तारी के लिए शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। लेकिन डायर ने क्या कर दिया, अपने ऑफिसर्स को क्या दे दिया, आदेश दे दिया और बोल दिया कि अंधाधुंध फायरिंग करो। इस दिन करीब 12:40 बजे डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली थी। ये सूचना मिलने के बाद डायर करीब 4 बजे अपने दफ्तर के करीब 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गया। डायर को लगा कि ये सभा दंगे फैलाने के मकसद से की जा रही है, इसलिए इन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कुछ चेतावनी दिए अपने सिपाहियों को गोलियां चलाने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। इन सिपाहियों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई थी। वहीं गोलियों से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन इस बाग में मुख्य दरवाजे को भी सैनिकों द्वारा बंद कर दिया गया था और ये बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने एक कुएं में कूद गए, लेकिन गोलियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और कुछ समय में ही इस बाग की जमीन का रंग क्या हो गया, लाल हो गया। दिल दहलाता है, आंसुओं को गिराता है। ऐसी दर्दनाक घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसके द्वारा, जनरल डायर द्वारा किया गया। बिना किसी चेतावनी के द्वारा अनेकों संख्या में लोग वहां घूमने आए थे और वहीं अपनी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए शांतिपूर्ण ढंग से सभा हो रही थी। इस बड़े हत्याकांड ने लोगों को क्या कर दिया, एकदम से आज भी दिल दहला देती है। इतिहास के पन्नों में ये शब्द ऐसे लाल खून से अंकित हैं कि आज भी रुलाने को तैयार करती है। ऐसी हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। बताया मैंने, करीब 10 मिनट तक गोलियों की क्या हुई, फायरिंग हुई और 10 मिनट बाद इस जमीन में क्या हो गया, इस जमीन की मिट्टी लाल हो गई, खून से रंग गई, जमीन में लाशें बिछ गई। ऐसा मातम मच गया कि जनरल ओ डायर एक क्रूर शासक के रूप में उभरा, जिसके लिए एक छोटा बालक वही था। क्या नाम था उसका, उधम सिंह था। इस क्रूर को देख के उसने उससे बदला लिया। कब लिया आपको मैं सीरीज में बताऊंगा। पहले चर्चा कर लेते हैं कुल मारे गए लोगों की संख्याओं के बारे में। इस नरसंहार में 370 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस नरसंहार में 7 हफ्ते के बाद एक बच्चे की भी हत्या कर दी गई। इसके अलावा इस बाग में मौजूद कुएं में 100 से अधिक शव निकाले गए थे। कितने लोग मारे गए, 370 लोग मारे गए। और इस अंधाधुंध फायरिंग की डर से जिन लोगों ने कुएं में क्या किया था, कूद मारा था बचने के लिए, वहां से कितने 100 शव निकाले, वो भी क्या हो गए, शहीद हो गए। ये शव ज्यादातर किसके थे, बच्चों और महिलाओं के ही थे। कहा जाता है कि लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इस हादसे में करीब 1000 लोगों की हत्या हुई थी और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 के करीब लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। कांग्रेस सरकार ने 1000 लोगों की हत्या की पुष्टि की और 15 से ज्यादा लोगों की घायल की, और ब्रिटिश सरकार ने इस 1000 के आंकड़े को कितने में तब्दील कर दिया, 370 में तब्दील कर दिया, ताकि उनके देश की छवि विश्व भर में खराब न हो सके। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? दरअसल जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाने का के बावजूद एक साथ एक जगह पर लगभग 20 से ज्यादा लोगों का एक साथ इकट्ठा होना था। भारतीय एक साथ इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि उस दिन बैसाखी का त्योहार था। क्या कर दिया था, अंग्रेज सरकार ने कर्फ्यू लगाया था। जहां 3 से भी ज्यादा अधिक लोग थे उन्हें बिना किसी पूछताछ की चेतावनी के क्या कर रहा था, गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। तो क्या हुआ, 20,000 लोग एक साथ इकट्ठा
हुए थे। किस दिन? बैसाखी का त्योहार था उस दिन, ठीक है। अमृतसर मंदिर भी है, बाग भी है, तो कुछ लोग मंदिर में घूमने आए थे, कुछ लोग बाग में घूमने चले गए, कुछ मंदिर में अपनी पूजा करने आए थे। तो क्या हुआ, बैसाखी का त्योहार था और लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए स्वर्ण मंदिर गए थे। और उसके पास में ही है जलियांवाला बाग, जहां पर लोग भ्रमण करने गए। वहां पर एक शांतिपूर्ण सभा का भी आयोजन किया गया था, किंतु अंग्रेजी सरकार को यह पता लगा कि सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है, जिसकी वजह से यह हत्याकांड हुआ और एक नरसंहार के रूप में बाहर उभरा। आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ था, डायर के फैसले पर सवाल क्यों उठे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस नरसंहार की निंदा भारत के हर नेता ने की थी और इस घटना के बाद हमारे देश को आज़ाद करवाने के बाद तेजी से फैलने लगी, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों ने डायर के द्वारा किए गए इस नरसंहार को सही करार दे दिया गया। क्या कर दिया गया? जो डायर ने इस नरसंहार आंदोलन किया, इसमें अंधाधुंध फायरिंग चला दी, ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या कर दिया? सही करार कर दिया। बेकसूर लोगों की हत्या करने के बाद जब डायर ने इस बात की सूचना अपने अधिकारी को दी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने एक पत्र के जरिए कहा कि डायर ने जो कार्रवाई की थी वो एकदम सही थी और हम इसे स्वीकार करते हैं, ऐसा बोल दिया अपने एक पत्र में। किसने? गवर्नर माइकल ने, ठीक है, माइकल ने ऐसा बोला। देखो इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने वापस की अपनी उपाधि, ठीक है। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी जब रविंद्रनाथ टैगोर को मिली तो उन्होंने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि, देखो अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने, गीतांजलि के रचयिताकार हैं, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी? ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी। टैगोर ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि उस समय भारत के वायसरॉय थे, उनको पत्र लिखते हुए इस उपाधि को वापस करने की बात कही थी। टैगोर को ये उपाधि किसने? यूएफ द्वारा दी गई थी। किसने? यूएफ द्वारा 1915 में इन्हें दी गई थी नाइटहुड की उपाधि, ठीक है। जिन्होंने क्या कर दिया? इसे वापस कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कमेटी क्या था? जो हंटर कमीशन क्या है, इसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हंटर कमीशन के बारे में, जलियांवाला बाग को लेकर साल 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी का अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर को बनाया गया था। हंटर कमेटी नामक इस कमेटी की स्थापना जलियांवाला बाग सहित देशों में कई अन्य घटनाओं की जांच करने के लिए की गई थी। देखो हंटर कमेटी की स्थापना क्यों गई थी? जो जलियांवाला बाग सहित देश में हुई कई अन्य घटनाओं थी, इनकी जांच के लिए इस कमीशन की क्या की गई? स्थापना की गई। इस कमेटी में विलियम हंटर के अलावा 7 और लोग थे, जिनमें से कुछ भारतीय भी मौजूद थे। इस कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के हर पहलू की जांच की और ये पता लगाने की कोशिश की कि डायर ने जलियांवाला भाग में उस वक्त जो किया वो सही था या गलत था, ठीक है। हंटर कमेटी का क्या उद्देश्य था? जो अत्याचार हुए थे उस समय, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसकी सही से जांच करना हंटर कमेटी का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड विलियम हंटर को बनाया गया था, ठीक है। 19 नवंबर साल 1919 में इस कमेटी ने डायर को अपने सामने पेश होने को कहा और उसने इस हत्याकांड को लेकर सवाल किए। इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए डायर ने जो बयान दिया था, उसके मुताबिक डायर ने सुबह 12:40 पर जलियांवाला बाग में होने वाली एक बैठक के बारे में पता चला था, लेकिन उस समय उन्होंने इस बैठक को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, ठीक है। डायर के मुताबिक 4 बजे के आसपास वे अपने सिपाहियों के साथ बाग जाने के लिए रवाना हुए और उनके दिमाग में ये बात साफ थी कि अगर वहां पर किसी भी तरह की बैठक हो रही होगी तो वो वहां पर फायरिंग शुरू कर देंगे। लेकिन उस बैठक का कारण नहीं जाना, वो शांति सभा थी। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठ रही है और जनरल डायर द्वारा यहाँ पे अपने सिपाहियों द्वारा क्या कर दिया गया? अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। कमेटी के सामने डायर ने ये बात भी मानी थी कि अगर वो चाहते तो लोगों पर गोली चलाए बिना उन्हें तीतर बितर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि अगर वो ऐसा करते तो कुछ समय बाद वापस वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते और डायर पर हंसते। डायर ने कहा कि उन्हें पता था कि लोग विद्रोही हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए गोलियां चलवाई। डायर ने अपनी सफाई में आगे कहा कि घायल हुए लोगों की मदद करना उनकी ड्यूटी नहीं थी। वहां पर अस्पताल खुले हुए थे और घायल वहां जाकर अपना इलाज करवा सकते थे। ऐसा हरामी आदमी था ये डायर, ठीक है। ऐसा
पागल ही बोलो, उसे सनकी बोलो, ऐसा आदमी था। देखो इसकी भावनाएं, इसकी मनोविचार क्या थे। अगर इसके मनोविचार थोड़ी भी अगर अच्छे होते तो इतना बड़ा आंदोलन पे, इतना बड़ा नरसंहार वहां पे नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च 1920 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और हंटर कमेटी की रिपोर्ट ने डायर को एक कदम में एकदम क्या बता दिया गया, गलत बता दिया। हंटर कमेटी ने डायर की रिपोर्ट को क्या बताया, एकदम गलत बताया। उसके द्वारा किए गए कार्यों की निंदा की और क्या बताया कि जो तुमने फैसला लिया वो क्या किया, बहुत ही गलत किया। ठीक है, इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि पंजाब में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए कोई साजिश नहीं की जा रही थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद 23 मार्च 1920 को डायर को दोषी पाते हुए उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया था। ठीक है, हंटर कमेटी ने पूरी जड़ तक गए, इसके बारे में पता लगाया और जनरल डायर का क्या लिया, उनका बयान भी लिया और 23 मार्च 1920 को उन्हें दोषी पाते हुए उन्हें क्या कर दिया, सेवा निवृत्त कर दिया। विंस्टन चर्चिल जो उस समय क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर के थे, ठीक है, उन्होंने इस नरसंहार की आलोचना की थी और साल 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि जिन लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, बस लाठियां थी। जब गोलियां चली तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये लोग जब अपनी जान बचाने के लिए कोने पर जाकर छुपने लगे तो वहां पर भी गोलियां चलाई गई। इसके अलावा लोग जमीन में लेट गए, उनको भी नहीं बख्शा गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। चर्चिल के अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एच एक्सथिक ने भी इस नरसंहार को क्या बताया, गलत बताया। जो गलत है वो गलत ही है। ठीक है, डायर की हत्या के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, डायर सेवानिवृत्त होने के बाद लंदन से अपना जीवन बिताने लगे। ठीक है, कहाँ अपने सेवानिवृत्त होकर लंदन में अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का बदला लेते हुए उधम सिंह ने क्या, कैस्टन हॉल में उनको गोली मार दी गई। देखो 1919 में उन्होंने क्या कर दी थी, निहत्थे लोगों पे गोली चलाई थी। ठीक 20 साल पश्चात उधम सिंह नामक एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, कैस्टन हॉल में जाके इन्हें गोली मार दी। ठीक है, और एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और कहा जाता है कि 13 अप्रैल के दिन वो भी उस भाग में मौजूद थे। ठीक है, उस भाग से अर्थ क्या है, उस जो जलियांवाला बाग था, जो बगीचा था, वहां पे कौन थे, हमारे ये उधम सिंह जी भी क्या थे, मौजूद थे। और इन्होंने ठान लिया कि मैं इस दोषी को क्या करूंगा, इसके पापों की सजा दूंगा। और ठीक 20 सालों बाद क्या कर दिया इन्होंने, जनरल डायर को क्या कर दिया, गोली चलाई थी। और क्या किया फिर, जलियांवाला बाग की घटना को सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद भी सिंह डायर से बदला लेने की रणनीति बनाते हुए जुट गए और साल 1940 में सिंह अपनी रणनीति में कामयाब हुए। उन्होंने जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों का आखिर बदला ले लिया। सत सत नमन है ऐसे वीर पुरुष उधम सिंह जी को, जिन्होंने एक छोटे एज में प्रण लिया कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड आरोपी को क्या मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बख्शूंगा नहीं। जिनने भारत माताओं के लालों पे गोली चला दी, जिनने अंधाधुंध बिना चेतावनी दी खून की नदियां बहा दी, जिन्होंने उस ग्राउंड को लाल बना दिया, मैं उसके दोषी जनरल डायर को बख्शूंगा नहीं। एक छोटे बालक ने प्रण ले लिया और 1919 के बाद 20 साल बाद उसने अपने प्रण को पूरा किया। नमन है ऐसे उधम सिंह जी को, सत सत नमन है ऐसे वीर सपूत को, सत सत नमन है जिनके उधर से ये पैदा हुआ उनको, सत सत नमन है हमारे उधम सिंह जी को। ठीक है, उधम सिंह के इस कदम की तारीफ कई विदेशी अखबारों में ने की थी और हमारे देश के अखबार अमृता बाजार पत्रिका ने भी कहा कि हमारे देश के आम लोगों और क्रांतिकारी उधम सिंह की कार्रवाई से गौरवान्वित है। हालांकि इस हत्या के लिए उधम सिंह को लंदन में 1940 में फांसी की सजा दी गई। इस आरोप के लिए, इस हत्या के लिए अगर उधम सिंह ने उसे मारा, किसी जनरल डायर को, तो इसके खिलाफ 1940 में इन्हें क्या कर दी, वहां लंदन में फांसी दे दी गई। वहीं कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए सिंह ने कहा कि डायर को उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वो इसी के लायक थे, वो हमारे देश के लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको कुचल दिया। मैं 21 वर्षों में उनका मारने की कोशिश कर रहा था, मैं 21 वर्षों से क्या उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था और आज मैंने अपना काम पूरा कर
दिया, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। क्या बोला उधम सिंह नगर ने कि जनरल डायर इसी का लायक था, जिसके लायक था मैंने उसे वहां पहुंचा दिया है, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। ऐसे विचार थे हमारे उधम सिंह जी के। ठीक है, उधम सिंह ने इस बलिदान को हमारे देश के हर नागरिक क्या करता है, सम्मान करता है, सत सत नमन करता है। उनके ऐसे न्यौछावर प्राणों को हम क्या करते हैं, आज श्रद्धांजलि देते हैं, सत सत नमन करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी ने साल 1952 में सिंह को एक शहीद का दर्जा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने नहीं मांगी माफी, ब्रिटिश सरकार से नहीं मांगी माफी। इस हत्याकांड को लेकर ब्रिटिश सरकार ने कई बार अपना दुख प्रकट किया, लेकिन कभी भी इस हत्याकांड के लिए माफी नहीं मांगी। साल 1997, ठीक है, मैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टू ने अपनी भारत की यात्रा के दौरान जलियांवाला बाग में दौरा किया था। जलियांवाला बाग में पहुंचकर उन्होंने अपने जूते उतारकर इस बाग में बनाई गई स्मारक के पास कुछ समय बिताया था और 30 मिनट तक के लिए मौन रखा था। भारत के कई नेताओं ने महारानी एलिजाबेथ टू से माफी मांगने को भी कहा था। वहीं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदु कुमार गुर्जर ने रानी का बचाव करते हुए कहा कि रानी इस घटना के समय पैदा नहीं हुई थी और उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। अब लास्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। वही साल 2016 में भारत के दौरे पर आए इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और केंट मिडलटन ने इस मुद्दे से दूरी बनाए रखने के लिए जलियांवाला बाग में न जाने का फैसला लिया। वहीं साल 2017 में इस स्मारक पर गए ब्रिटेन के मेयर महापौर सादिर खान ने एक बयान देते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार को इस नरसंहार की माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का मैंने आपको क्या बताया, स्टोरी बताई कि क्या ऐसी दिल दहलाने वाली घटना थी। देखो, इस पे बनी थी एक फिल्म। ठीक है, बता देता हूँ। इस घटना के ऊपर साल 1977 में एक हिंदी फिल्म भी बनाई गई थी और इस फिल्म का नाम जलियांवाला बाग रखा गया था। इस फिल्म में विनोद खन्ना और शबाना आजमी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भारत की आज़ादी पर आधारित लगभग हर फिल्म में जैस लेजेंड और भगत सिंह, रंग दे बसंती, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जरूर दृश्या जाता है। इसके अलावा इस हत्याकांड के ऊपर कई सारी किताबें भी लिखी गई। साल 1981 में आया उपन्यास क्या मिडनाइट्स चिल्ड्रन में 13 अप्रैल की घटना का जिक्र किया गया। ये उपन्यास सलमान रुशदी ने लिखा था। साल 2012 में इस उपन्यास के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसमें इस हत्याकांड को दर्शाया गया था। इसके अलावा साल 2017 में आई फिल्लौरी फिल्म में भी इस घटना को दिखाया गया था और बताया गया कि किसी भी तरह इस हत्याकांड का असर कई लोगों की जिंदगी और मारे गए लोगों से जुड़े परिवारजनों पर पड़ा था। इस जगह पर बनाई गई स्मारक, ठीक है, जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की याद में यहाँ पर एक स्मारक बनाया गया। साल 1920 में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई और इस जगह को खरीद लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक समय में राजा जसवंत के एक वकील का अधिकार हुआ करता था। देखो, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था एक समय राजा जसवंत सिंह के एक वकील का अधिकार हुआ करता था। वहीं 1919 के समय इस जगह पर करीब 30 लोगों का अधिकार था। इस जगह को साल 1923 में इन लोगों से करीब कितना बताओ मुझे, 5,65,000 रुपये में खरीद लिया गया। इस जगह पर स्मारक बनाने की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्ट बेंजामिन पोल्क को दे दी गई। पोल्क ने इस स्मारक का डिजाइन तैयार किया। इस स्मारक का उद्घाटन 13 अप्रैल 1961 में कई नेताओं की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया। इस स्मारक को बनाने में करीब 9 लाख रुपए का खर्चा आया था और इस स्मारक को अग्नि की लौ के नाम से भी जाना जाता है, अग्नि की लौ के नाम से भी जाना जाता है। अभी भी है यहाँ गोलियों के निशान। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय एक पर्यटन स्थल बन गया था और हर रोज हजारों की संख्या में लोग इस स्थल पर आते थे। इस स्थल में अभी भी साल 1919 घटना से जुड़ी कई यादें मौजूद है। इस स्थल में बनी एक दीवार पर आज भी उन गोलियों के निशान है जिनको डायन के आदेश पर सैनिकों ने चलाया था। इसके अलावा इस स्थान पर वो कुआं भी मौजूद है जिसमें महिलाओं और बच्चों ने अपनी जान दे दी थी। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको वो कुआं, वो पत्थर दिखाता हूं जिसपे अभी भी गोलियों के निशान है। ठीक है, ये देखो, ये वो गोलियों के निशान है 1919 में जो क्या जनरल डायर के आदेश पर सिपाहियों द्वारा चलाए गए थे। ये वो निशान है। अंधाधुन क्या थी, ये फायरिंग थी जनरल डायर द्वारा। ये घटना दिल दहला देने वाली थी। नरसंहार क्या थी, एक घटना थी 13 अप्रैल 1919 की। ऐसी
नरसंहारक घटना थी जो आज के दिन क्या करती है, हमें रुला देती है। ऐसी घटना को क्या करते हैं हम, इसका हम कड़ी आलोचना करते हैं कि कभी ऐसी घटना सामने ना आए, किसी देश में ऐसा कुछ ना हो। आगे बात करते हैं, आज भी इस हत्याकांड को दुनिया भर में हुए सभी बुरे नरसंहारों में गिना जाता है। इस साल यानी 2000 इस साल नहीं, अब तो 2022 चल रहा है, ठीक है, 2018 में इस हत्याकांड में हुए 99 साल होने वाले हैं। लेकिन अभी कितने हो गए, कितने हो गए अभी 103 4 5 साल हो गए, ठीक है। लेकिन अभी इस हत्याकांड का दुख उतना भी है जितना 99 साल पहले था। आज भी याद करते हैं हम उन शहीदों को जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को अपनी जान गंवा दी थी। नमन करते हैं उन शहीदों को, नमन करते हैं उधम सिंह जी को जिन्होंने इस हत्याकांड का बदला लिया। तो हमने चर्चा की इस नरसंहार दिन के बारे में, 13 अप्रैल के बारे में चर्चा की। अब इतिहास में बड़े अक्षरों में अंकित है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर आपको इसी प्रकार के फैक्ट, आपको नॉलेज, आपको ऐसे दिल दहला देने वाली जो घटनाएं थे जो आपके लिए क्या होनी चाहिए, आपको जानने हैं अपने देश के लिए, अगर आपको प्रेम है तो आपको जानने हैं, हमारे YouTube चैनल को संलग्न कर सकते हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक नरसंहार क्या था, हत्याकांड था। आज हम इसका क्या करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं कि ऐसा कभी भविष्य में न हो जो ये हत्याकांड जिसने जलियांवाला बाग में क्या कर दी, खून की नदियां बहा दी।